नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। राजपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। और रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुर इलाके से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इस मामले में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ में गिरफ्तार आतंकी नौशाद ने खुलासा किया है कि वो पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन यहां के गैंगस्टरों के संपर्क में था। और भी कई ऐसे तथ्य हैं जो निकल के सामने आए हैं। देखिए, पाकिस्तान में हैंडलर, दिल्ली में टेरर। दिल्ली में हथगोले और हथियार बरामदगी मामले में गिरफ्तार आतंकी नौशाद और जगजीत उर्फ जग्गा को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन दोनों के कनेक्शन खालिस्तानी आतंकियों और यहां के गैंगस्टरों से हैं। साथ ही ये दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे 4 हैंडलरों के संपर्क में लगातार थे। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में यह सामने आया है कि यह आतंकी हरकतुल अंसार में नजीर भट्ट, नासिर खान और नजीर खान के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, दोनों की साजिश के तार पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से भी जुड़े हैं। ये दोनों ही हिजबुल मुजाहिदीन के नदीम के संपर्क में भी थे। इसके अलावा आतंकी नौशाद और जगजीत गैंगस्टर सुनील राठी, नीरज बवाना, इरफान उर्फ छेनू, हासिम उर्फ बाबा, एबले हसन और इमरान पहलवान के भी संपर्क में ये थे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले हफ्ते 2 आतंकियों को पकड़ा था। दोनों आतंकी नौशाद और जगजीत जस्सा जहांगीरपुर इलाके से पकड़े गए थे। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भलसवा ढेरी इलाके में से एक घर से 2 हथगोले और हथियार बरामद किए थे, जहां आतंकवादी संगठनों के साथ संदिग्ध संबंधों के आरोप में नौशाद और जगजीत जस्सा को पकड़ा गया था। इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, 3 पिस्तौल और कार्टेज बरामद हुए हैं। इन्होंने दिसंबर में एक व्यक्ति की हत्या भी की थी। अभी वो इनिशियल स्टेज पे थे। द वेरी फैक्ट कि इन्होंने अपने हैंडलर्स को अपना कमिटमेंट बता दिया था, अपनी कैपेबिलिटी बता दी थी और इनको कह दिया गया था कि ठीक है, नाउ यू गो फॉर बिगर टारगेट्स। सर, वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है हिंदुस्तान में। अभी देखिए, ये क्या करने वाले थे, क्या नहीं करने वाले थे। मैंने फिर से कहा कि ये अपनी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके थे। उसके लिए इनकी फंडिंग हो चुकी थी, इनके पास पैसे आने शुरू हो गए थे और इन्हें अभी रिकॉनेसेंस करना था, ट्रैकिंग करनी थी। तो ये ऐसा नहीं कि समथिंग वाज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, बट दे वर प्लानिंग समथिंग। इन आरोपियों की गिरफ्तारी से एक बार फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कैसे खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत में मौजूद लोकल गैंगस्टर की मदद से आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, सिमी पर बैन जारी रखने के पक्ष में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया, जिसमें कहा गया कि यह संगठन हिंदुस्तान को इस्लामी देश बनाना चाहता है और इसीलिए सिमी पर बैन कायम रहना चाहिए। केंद्र सरकार ने 2019 में 5 साल के लिए दरअसल सिमी को बैन किया था। इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सिमी में कायम रहे शिकंजा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की मंशा। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी बैन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि सिमी पर लगे प्रतिबंध को हटाया नहीं जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र ने दलील दी है कि सिमी का इरादा भारत में इस्लामी शासन की स्थापना करना है, जिसकी मंजूरी कतई नहीं दी जा सकती। बैन के बावजूद सिमी ने अवैध गतिविधियों में लिप्त रहना जारी रखा है, इसलिए उसके खिलाफ एक नया प्रतिबंध लगाया गया। सिमी के कार्यकर्ता आपस में जुड़े हुए हैं और बैठकें भी कर रहे हैं। इसके अलावा हथियार और गोला बारूद भी हासिल कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डाल सकती है। सिमी भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है, क्योंकि इसका उद्देश्य इस्लाम के प्रचार में छात्रों और युवाओं को जुटाना और जिहाद के लिए समर्थन प्राप्त करना है। आपको बता दें कि सिमी पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है।
इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने अदालत में सिमी पर यह दावा करते हुए हलफनामा दिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो सिमी पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज करें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्र के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों वकीलों के अनुरोध पर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। कट्टरपंथी छात्रों के संगठन सिमी का गठन 1977 में यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। इसके संस्थापक प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमदुल्ला सिद्दीकी थे, जो यूएस की वेस्टर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस के प्रोफेसर रहे हैं। हालांकि सिद्दीकी का कहना है कि उनका सिमी से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संगठन पर अब रेडिकल लोगों का कब्जा हो गया है। सिमी का मकसद भारत में हावी हो रही पश्चिमी संस्कृति को खत्म कर इसे एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद सिमी पर 2001 में पोटा के तहत पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि यूपीए की सरकार ने पोटा को खत्म कर दिया था, लेकिन सिमी पर पाबंदी बरकरार है। सिमी को काफी साल पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके बड़े नेता सफदर नागोरी समेत तमाम कारकुनों को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है। पिछले दिनों जब केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, तो यह खुलासा हुआ था कि पीएफआई में भी प्रतिबंधित सिमी के तमाम नेता शामिल हुए थे। पीएफआई का एक दस्तावेज भी बिहार में छापेमारी के दौरान सामने आया था। इस दस्तावेज में भी कहा गया था कि भारत को साल 2047 तक इस्लामी शासन वाला देश बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दरअसल केजरीवाल को आरोप मुक्त करने वाली याचिका उनकी खारिज कर दी और यह मामला 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी की एक जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण का है। केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार। मुस्लिम तुष्टीकरण पर हाईकोर्ट ने लताड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाम से सिर्फ हिंदू हैं, लेकिन तन, मन, वचन और कर्म से पूरी तरह मुस्लिम हैं। केजरीवाल ने मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जुबान से भगवान की जगह खुदा शब्द निकलता है। लेकिन अब यही खुदा शब्द केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 साल पुराने केस में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2014 में दर्ज किए केस में सुल्तानपुर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट का मानना है कि केजरीवाल ने वोटर्स को प्रभावित करने के लिए खुदा का नाम लेकर धमकाया था। कोर्ट ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा है कि एक राज्य के सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिसके छिपे हुए अर्थ हों। दरअसल केजरीवाल ने 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी में कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना होगा देश के साथ गद्दारी होगी। जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा माफ नहीं करेगा, देश के साथ गद्दारी होगी। इसी बात को संज्ञान में लेकर उड़नदस्ते के मजिस्ट्रेट प्रेमचंद्र ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर केस दर्ज कराया था। ट्रायल कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर उन्हें 6 दिसंबर 2014 को तलब किया था। इसके बाद केजरीवाल ने राहत आरोप पत्र से नाम हटाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया था, लेकिन सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उसे 4 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने एसीजेएम कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में भी चुनौती दी। इसे अक्टूबर 2022 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद केजरीवाल हाईकोर्ट गए, लेकिन अब वहां से भी निराशा हाथ लगी है। देश की जनता केजरीवाल के मुस्लिम प्रेम से वाकिफ है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि केजरीवाल का मुस्लिम प्रेम सार्वजनिक हुआ हो। कई मौकों पर केजरीवाल ने वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।
इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन 10 से 16 दिसंबर 2022 को हुआ था और इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। उत्तर प्रदेश के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को भी संबोधित किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन 10 से 16 दिसंबर 2022 के बीच हुआ था, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत बुधवार से हुई, जो 28 जनवरी 2023 तक चलेगी। सांसद खेल महाकुंभ के उद्घाटन में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारी संसद के साथी इतने विशाल अवसर पर सांसद खेल का आयोजन कर रहे हैं। गांव के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। खेल कुंभ में विजयी प्रतिभागी आगे होने वाले खेल में भी जा सकते हैं। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। महिला खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां जिस उत्साह के साथ खेल में हिस्सा ले रही हैं, ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ की एक और विशेष बात है, इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है और मुझे विश्वास है बस्ती, पूर्वांचल, यूपी और देश की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाती रहेगी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में से पूरे देश ने एक नए भारत का दर्शन किया है। दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपने ताकत का एहसास कराया है। आज दुनिया भी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है कि इस नए परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। मोदी ने कहा कि बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है, श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना और तपस्या है, जिसमें वो अपने आप को तपाता है। सफल खिलाड़ी का फोकस भी सटीक होता है, तब जाकर ये एक के बाद एक नए पड़ाव पर विजय और सिद्धि हासिल करता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के करीब करीब 200 सांसदों ने अपने यहाँ इसी तरह एमपी खेल स्पर्धा आयोजित की है, जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर आइए हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। कभी खुद फावड़ा उठाकर सफाई अभियान में जुट जाना, तो कभी औचक निरीक्षण करते हुए खामियों को दूर करने की कवायद। जन सेवा को अपना आदर्श मानने वाले ये नायक हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं।
हरियाणा के समालखा में जन्मे आचार्य देवव्रत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा में भी विशेषता हासिल की। आर्य समाज के साथ जुड़े रहे देवव्रत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल के प्रधानाचार्य रहे हैं। हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट देवव्रत को शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। गुजरात से पहले आचार्य देवव्रत 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले आचार्य देवव्रत को करीब 2 महीने पहले गुजरात विद्यापीठ का चांसलर चुना गया, जिसके बाद उन्होंने संस्था को गांधी जी के सपने और आदर्श को पूरा करने वाला संस्थान बनाने का संकल्प लिया। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए आचार्य कितने दृढ़ संकल्प करते हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि उन्होंने खुद फावड़ा उठाकर सफाई अभियान छेड़ा और अब तक इस अभियान के तहत 20 ट्रक से ज्यादा कचरा निकल चुका है। गांधी के आदर्शों पर चलने वाले आचार्य देवव्रत से भारत 24 के ग्रुप सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने खास बातचीत की, जिसमें कई रोचक बातें भी निकलकर सामने आईं। निस्संदेह गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो 1981 में मैंने प्रधानाचार्य के रूप में संभाला था, उस समय वो बंद प्राय हो चुका था। कोई बच्चे भेजता नहीं था। बड़े गरीब परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। कोई वो फीस वगैरह भी नहीं दे पाते थे। तो उन छात्रों के लिए दिन भर में उनको पढ़ाता था और रात को गांव-गांव जाकर उनके लिए गेहूं चावल भिक्षावृत्ति करके और उन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करता था। और ये काम मैंने 22 वर्ष तक किया। वो गुरुकुल जिसमें कभी कोई बच्चे नहीं भेजता था, इस समय उस गुरुकुल में 1519 प्रांतों के छात्र पढ़ते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गवर्नर बनने से पहले आचार्य देवव्रत कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिले नहीं थे। हालांकि पीएम के काम करने की शैली और उनकी दिनचर्या से आचार्य शुरू से प्रभावित रहे हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद द जेसी शो में किया था। मैं इस पद पर आने से पहले मैं कभी भी उनसे नहीं मिला, कभी मैंने उनके दर्शन नहीं, टीवी में मैं केवल देखता था, कभी उनके संपर्क में मैं नहीं आया। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूं कि न मैं कभी अमित शाह जी के संपर्क में आया, न मैं कभी प्रधानमंत्री जी के संपर्क में आया, न मैं कभी राष्ट्रपति जी के संपर्क में आया। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूं कि उन्होंने जो सेवा मैंने शिक्षा जगत में की, किसानों के लिए की, ग्रामीण क्षेत्र में की, अब उन्होंने कैसे इस सारे काम को पहचाना, ये वो ही जानते हैं। महात्मा गांधी और पीएम मोदी के राज्य गुजरात में अपने खास अंदाज में युवाओं, किसानों, आम जनों के लिए काम करते हुए आचार्य देवव्रत बतौर गवर्नर खासी लोकप्रियता भी हासिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आचार्य देवव्रत आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। शशिकांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, देवव्रत जी आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी जीवनी पे भी हम देखें तो काफी उनका व्यक्तित्व जो है काफी ज्यादा प्रेरणा देने वाला रहा है। देखिए, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि आजकल की पीढ़ी में अगर कोई इस कदर लोकप्रिय है, जो कि मतलब एक तो अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपने साथ संजोए हुए है, उसके अलावा वो एक नवनिर्माण नई पीढ़ी का कर रहा है और इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ के बच्चे जो गुरुकुल ये चलाते रहे हैं आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल बनने से पहले भी, उस गुरुकुल से बहुत सारे बच्चे आज आधुनिक मतलब साइंस की पढ़ाई करके कोई एनडीए में सिलेक्ट हो रहा है, कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो रहा है और बड़े अलग अलग एमबीबीएस में सिलेक्ट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में लोग जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक तरह से एक शिक्षा का ऐसा संस्थान वो चला रहे हैं कि जो देश के एक आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक योगदान दे रहा है और देश को आगे भी बढ़ा रहा है। एक तरफ उनका योगदान देश के निर्माण में है और दूसरी तरफ ये एक तरह से प्रेरणादायी व्यक्तित्व है
जो आज की पीढ़ी में रोल मॉडल आज के युवा पीढ़ी को चाहिए, उस तरह का रोल मॉडल मुझे मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य देवव्रत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि और शशिकांत जी, उनके व्यक्तित्व की दो खास बातें हैं। पहला ये कि आप बड़े पद पर बैठकर भी जमीन से जुड़े हुए हैं, और दूसरा आधुनिकता के इस दौर में आप युवाओं को अपनी जो पौराणिक हमारी व्यवस्था रही है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, उससे जोड़कर आप इस समाज को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ वो आधुनिक शिक्षा पर भी पूरा जोर देते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। और उसके अलावा जो उनका व्यक्तित्व है राज्यपाल के तौर पर, मुझे नहीं लगता देश में आज से पहले कोई ऐसा राज्यपाल रहा होगा जो अपनी कार में, राज्यपाल की सरकारी कार में झाड़ू और फावड़ा और इस तरह की चीजें रख के चले, जहाँ की सफाई अभियान की जहाँ भी जरूरत पड़ती है वो अपनी कार में रखा हुआ झाड़ू निकाल देते हैं, जो लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात तो रहती है, साथ में प्रेरणा भी बनती है। और गली मोहल्लों में कहीं भी उन्हें कूड़ा नजर आता है और उन्हें लगता है उनके पास समय है लोगों के साथ मिलकर वो एक प्रेरणा देने के लिए और लोगों में एक संदेश देने के लिए ये एकदम से सफाई अभियान शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जैसे वो छोटी छोटी चीजों में उनका बहुत ही अनुकरणीय जीवन है, जैसे कि राजभवन में रहते हुए उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ पे बिजली का दुरुपयोग ना हो, और सभी कमरों के स्विच वो खुद बंद करते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आप, और ये बहुत बड़ी बात है, ये वाकई ये जो चीजें हैं और ये जो उनकी आदतें हैं वो लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे सरहद पार।